हेलो बच्चा पार्टी, फिर से मैं आ गया हूँ तुमको क्विक रिवीजन का डोज देने, बोले तो शॉर्ट 1 शॉर्ट वीडियो देने आया हूँ। ठीक है, चैप्टर कौन सा है? चैप्टर हम लोग करेंगे ऑर्गेनाइजिंग। कौन सा चैप्टर करेंगे भैया? ऑर्गेनाइजिंग करेंगे। समझ गए? चैप्टर कौन सा करेंगे? ऑर्गेनाइजिंग करेंगे। चलो भैया शुरू करते हैं ऑर्गेनाइजिंग। तो सबसे पहले देखो ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग का माने ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो गया कि देखो प्लान किया, उसके बाद करेंगे ऑर्गेनाइज। माने हम लोग चीज़ों को, जो भी चीज़ें जहां होनी चाहिए, जो भी मेरे को एम्प्लॉय चाहिए, जो भी मेरे को रिसोर्सेज चाहिए, सारे रिसोर्सेज को एक जगह क्या करेंगे हम लोग? इकट्ठा करेंगे। दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। मीनिंग प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। क्या याद रखना है? आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग वेरियस एक्टिविटीज एंड ब्रिंगिंग टुगेदर फिजिकल। ध्यान से देखना है कौन कौन से रिसोर्सेज? फिजिकल रिसोर्स, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्स। करना क्या है? एस्टैब्लिश अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप अमंग्स देम फॉर अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल्स। गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल्स मतलब गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्या क्या स्टेप्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस में? पहली बात आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशन। ये ऐसे ही चलेगा। पहला ये आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा डिपार्टमेंट कर देंगे, तीसरा ड्यूटीज असाइन कर देंगे और चौथा क्या करेंगे? रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो ये बिल्कुल ऑर्डर में चलेगा, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं ऑर्गेनाइजिंग में, है ना? अगर आपको डिजायर्ड गोल को अचीव करने तो क्या क्या स्टेप लेना है? पहला आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा डिपार्टमेंटलाइजेशन, ऊपर पढ़ चुके हो आप। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। बहुत ही आसान है। क्या क्या कर दिया? पहले कर दिया हमने। सबसे पहले क्या कर लीजिए बॉस? सबसे पहला आप आइडेंटिफाई कर लीजिए काम क्या करना है और उस काम को क्या करिए? हिस्सों में बांट दीजिए प्रीवियसली डिटरमिन्ड प्लान्स के हिसाब से। ठीक है ना? जो भी वर्क है उसको मैनेजेबल एक्टिविटीज में डिवाइड कर दीजिए। ओके, और हर एक यूनिट को कॉल्ड अ जॉब। हर यूनिट ऑफ टोटल वर्क इज कॉल्ड अ जॉब। और असाइन कर दीजिए एक व्यक्ति को सिर्फ एक काम। ठीक है ना? इससे क्या होगा? क्या याद रखना है? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क से क्या होगा? ध्यान देना है। प्रमोटिंग स्पेशलाइजेशन एंड सिस्टमेटिक वर्किंग। जिसको अंडरलाइन कर लिया उसको दिमाग में डाल लेना है। प्रमोटिंग स्पेशलाइजेशन एंड सिस्टमेटिक वर्किंग। तो आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क से क्या निकलेगा? प्रमोटिंग स्पेशलाइजेशन एंड सिस्टमेटिक वर्किंग। याद रखना है। दूसरा देखो मैंने डिपार्टमेंटेशन किया। डिपार्टमेंटेशन से क्या होगा? ठीक, जो सिमिलर नेचर का है उसको एक जगह डालिए, इसी को डिपार्टमेंटलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है ना? समझ गए? असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, डिफरेंट एम्प्लॉय को अपना काम दे दीजिए। ठीक है? उसके स्किल्स के हिसाब से और उसकी कॉम्पिटेंसी के हिसाब से। इससे क्या होगा? तो इफेक्टिव परफॉर्मेंस। ठीक है? अगर बंदे की जॉब का नेचर और उसकी एबिलिटी मैच करती है तो परफॉर्मेंस क्या होगा? इफेक्टिव परफॉर्मेंस होगा। राइट, नेक्स्ट एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ठीक, खाली काम दे दिया और बस हो गया, ऐसा नहीं है। काम हुआ कि नहीं हुआ भाई, किसको तो रिपोर्ट करेगा? तूने काम कर लिया, रिपोर्ट करो, बताओ। तो दैट थिंग इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सच क्लियर रिलेशनशिप से क्या होगा? एक हियरार्किकल स्ट्रक्चर बनेगा और इससे कोऑर्डिनेशन होगा वेरियस डिपार्टमेंट्स के बीच। जिस लाइन को बार बार अंडरलाइन कर दूं वो बिल्कुल पक्के तौर पे याद रखना है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखो, तो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जिसके अंदर जो मैनेजेरियल और ऑपरेटिंग टास्क परफॉर्म होते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऐसा फ्रेमवर्क जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल या मैनेजेरियल जो वर्क होते हैं या ऑपरेटिंग टास्क हैं, मैनेजेरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क हैं, वो जो परफॉर्म होते हैं हम उसको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब एक वर्ड यहाँ पर आता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ये एक फ्रेज आता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। इसका मतलब होता है
नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय अ सुपीरियर। यहां पर मिस्टर ए है, मैनेजिंग डायरेक्टर है। अब भाई इसके अंदर कितने लोग हो सकते हैं, कितने लोगों को ये इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है, तो बी को, सी को और डी को। इससे ज्यादा लोग दे देंगे तो ये इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर सकता। सो दैट इज व्हाट कॉल्ड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। मैं जो मैनेजर हूं, मेरा दायरा कितना है, मैं कितने लोगों को हैंडल कर रहा हूं, दैट इज व्हाट कॉल्ड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। तो याद रखना है, नैरो मैनेजमेंट जो होगा, नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होगा, इससे टॉल स्ट्रक्चर होगा। अगर वाइडर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट हो तो फ्लैट स्ट्रक्चर होगा। भैया ये याद रख लेना, ये पूरा 1 नंबर का है। नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होगा तो टॉल स्ट्रक्चर होगा, अगर वाइडर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होगा तो स्ट्रक्चर क्या होगा, फ्लैट होगा। समझ में आ रही है बात। नैरो होगा, उसके नीचे होगा, उसके नीचे, मेरे नीचे 2 बंदे, मेरे 2 बंदों के नीचे फिर 2 बंदे, फिर उसके नीचे 2 बंदे। लेकिन अगर मेरे नीचे ही 5 बंदे हों तो फिर उसके नीचे भी, तो स्ट्रक्चर क्या होगा, फ्लैटर होगा। और ध्यान क्या रखना है, तुम्हारा जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसको 2 पार्ट में हमने बांटा, 2 तरीके से हमने ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रक्चर किया, कैटेगराइज किया, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर। अब देखो फंक्शनल स्ट्रक्चर, देखो फंक्शनल स्ट्रक्चर में एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड एंड डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ ए स्पेसिफिक फंक्शन टू बी परफॉर्म। ठीक, अगर फंडामेंटल डिपार्टमेंटलाइजेशन है यानी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन टाइप अगर मैं लूं तो ऐसा बनेगा कुछ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, कुछ इस तरीके से बनेगा। सूटेबल कहाँ होगा, ये जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आप डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हो, वो कहाँ सूटेबल है, उसकी सूटेबिलिटी कहाँ है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसिंग 1 लाइन ऑफ प्रोडक्ट, ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच रिक्वायर हाई डिग्री ऑफ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन विद डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज। बहुत सारी एक्टिविटीज हैं और बहुत सारे फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस का स्पेशलाइज्ड होना जरूरी है, इसलिए वहां पर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर काम करेगा। ठीक, स्पेशलाइजेशन, इजी इन ट्रेनिंग, कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश्ड, अवॉइड डुप्लीकेशन, इंप्रूव एफिशिएंसी, ठीक है ना, हेल्प इन इंक्रीजिंग मैनेजरियल एफिशिएंसी। तो ये 6 जो हैं ये तुम्हारे इसके, ये जो स्ट्रक्चर है, फंक्शनल स्ट्रक्चर है ना, इस फंक्शनल स्ट्रक्चर का के ये एडवांटेज हैं। ये याद रखना है कि भैया ये एडवांटेज है कौन कौन सा, स्पेशलाइजेशन, इससे ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन होता है, इजी इन ट्रेनिंग, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, ये आसान हो जाता है क्योंकि लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स पे फोकस होता है। ये पॉइंट भी याद रखना है क्योंकि रीजन बोलेगा, विद रीजन आपको आंसर करना होगा, तो लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स। कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश्ड, सिंस द वर्कर्स परफॉर्म द सिमिलर जॉब, तो इजी हो जाता है कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करना। डुप्लीकेशन बंद हो जाती है, मिनिमम डुप्लीकेशन, क्योंकि 1 डिपार्टमेंट कैटर्स टू द नीड्स ऑफ एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, इससे कॉस्ट भी कम हो जाता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, यानी प्रॉफिट बढ़ जाती है। देखो एक्सपर्ट, हर डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स होते हैं, हर फंक्शनल इलाके के एक्सपर्ट्स होते हैं, तो वो अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं, इसीलिए प्रोफेशनल तरीके से करते हैं, इसलिए वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं और उनकी एफिशिएंसी, और बार बार वही काम करते हैं, बार बार वही काम करोगे अगर तुम, तो तुम स्पेशलाइज हो जाओगे ना। अगर एक ही चीज़ को बार बार पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, तुमको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस विच एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट टेक इनटू कंसिडरेशन बिफोर इट अडॉप्ट्स, तो क्या क्या, इंटर डिपार्टमेंटल कन्फ्लिक्ट। हाँ, फाइनेंस वाला बोलेगा मार्केटिंग वाले को, भाई मैं नहीं करता, जा, मैं फंड रिलीज नहीं करता, जा, तेरे मार्केटिंग प्लान से मेरे को कोई मतलब नहीं है। उसको एडवर्टीजमेंट करना है, उसको प्रमोशन करना है, लेकिन फंड नहीं देगा फाइनेंस वाला, फंड ही रिलीज नहीं करेगा। तो इस तरीके की चीजें हो सकती हैं, यहां पर ये कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। ठीक है, सो दूसरा इनफ्लेक्सिबिलिटी, फंक्शनल हेड्स, उनका नैरो पर्सपेक्टिव होता है, वो सिर्फ अपने डिपार्टमेंट को लेकर के जो है उसको लेकर के वो सोचते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट के बारे में वो नहीं सोचते, तो क्या हो जाता है, उसका पर्सपेक्टिव नैरो हो जाता है। ठीक, मैनेजरियल डेवलपमेंट इज सो डिफिकल्ट, क्यों, दे आर नॉट एक्सपीरियंस्ड इन डाइवर्सिफाइड एरियाज। अब एक ही चीज को हेड करते करते एक ही चीज आती है तुमको और सारी चीजें तो आती नहीं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत सारी चीजें होते हैं, डाइवर्स चीजें होती हैं, तो तुम्हारे अंदर वो कैपेबिलिटी डेवलप होगी नहीं अगर तुम फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात करोगे। तो
functional empire, each department works in isolation of other department and work towards their departmental goals, so they do not think about the organizational goals. अगर ऐसी प्रैक्टिस होती है तो फंक्शनल एम्पायर में लीड्स टू फंक्शनल एम्पायर, जहां पर वो डिपार्टमेंट अपने आप में एक एम्पायर हो जाता है, डिपार्टमेंट अपने आप में सबसे बड़ा अपने आप को समझने लगता है। तो ये चीज हो सकती है। इट बिकम्स डिफिकल्ट टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ गोल आर नॉट अचीव्ड। ब्लेम गेम चलेगा, तेरी वजह से नहीं हुआ, तू परचेज वाला है, तूने बढ़िया माल नहीं खरीदा इसलिए प्रोडक्शन वाला कहेगा इसलिए मेरा बढ़िया माल नहीं बना, मुझ पे क्यों ब्लेम करेगा, जाकर के परचेज वाले से बोलो। अच्छा, मार्केटिंग वाले से बोलो ये बेच ही नहीं पाती, ये नालायक निकम्मे, ये काम ही नहीं करते, फील्ड में जाकर के घर पे सोते रहते हैं, गर्लफ्रेंड के साथ जाकर के चाय पीते हैं यार, कॉफी पीते हैं ये, हैं तो इनको कहाँ से होगा, ये काम कैसे करेंगे। तो सारा क्या हो जाता है, ब्लेम शिफ्ट हो जाता है। ऑलराइट, अब ये दूसरे टाइप का, पहले फंक्शनल पढ़ा, अब ये दूसरे टाइप का डिविजनल स्ट्रक्चर देखो। इस डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होता है ना कि डिफरेंट, अब बहुत सारे आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है ना बहुत सारे मल्टीपर्पस काम करता है, बहुत सारी चीजें करता है, मल्टीपल एक्टिविटीज करता है, डाइवर्सिफाइड बिजनेस करता है आपका ऑर्गेनाइजेशन। तो हर एक बिजनेस के लिए उसके पास पूरे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है। जैसे आपने फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में देखा तो हर एक डिवीजन में उतने सारे फंक्शंस हैं, दूसरे डिवीजन में फिर उतने ही सारे फंक्शंस हैं, सबके अपने अलग अलग हैं। तो ये कब होगा, जॉब वन प्रोडक्ट आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट, इट इज टर्म्ड एज डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है ना। सो इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स या डिविजन्स होते हैं। प्रोडक्ट्स के जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर बता दी मैंने, हर यूनिट का एक डिविजनल मैनेजर होगा और इसके प्रॉफिट लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। लार्ज कॉर्पोरेशंस, लार्ज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस इस डिविजनल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लो जनरल मोटर्स का एग्जांपल यहाँ पर मैंने दिया, ठीक है ना, जिसने पहली दफा इस चीज को इंप्लीमेंट किया था। इसको मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर या एम फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। अब कैसे होता है, ये हो गया सीईओ मुकेश अंबानी हो गया, उसका डिवीजन प्रोडक्ट हो गया, उसका पेट्रोकेमिकल बिजनेस का, उसका हो गया जियो के बिजनेस का, उसका हो गया सोने चांदी के बिजनेस का या फार्मास्यूटिकल का, या उसका हो गया टेक्सटाइल का। अब यहाँ पर R&D डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस, ये डिपार्टमेंट्स है, ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, इस डिवीजन प्रोडक्ट एक्स डिविजनल मैनेजर हो गया, ये सारे हो गया, क्या हो गया, मैनेजर हो गया, डिवीजन मैनेजर हो गया, ये सारे R&D, मार्केटिंग, देखो फाइनेंस, ये सारे ऐसे हो गए। अब ये सब हेडिंग कौन कर रहा है, डिविजनल मैनेजर हेड कर रहा है, डिविजनल मैनेजर हेड कर रहा है, डिविजनल मैनेजर हेड कर रहा है, और ये सब किसको रिपोर्ट करेंगे, सीईओ को रिपोर्ट करेंगे। ऑलराइट, तो देखो डिफरेंट डिवीजन हो गया, यानी पेट्रोकेमिकल हो गया, ठीक है, और ये हो गया मान लो तुम्हारा जियो हो गया, ये हो गया टेक्सटाइल हो गया, 3 डिफरेंट डिविजन्स हो गया, और उन सब डिवीजन में डिफरेंट क्या हो रहे हैं, डिपार्टमेंट्स हो रहे हैं, लाइक दिस। सूटेबिलिटी, लार्ज वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड, वहां सूटेबल है, और जहां प्रॉफिट मेड बाय ईच प्रोडक्ट लाइन हैज टू बी डिटरमिन्ड। एडवांटेजेस क्या है, फटाफट देख लेंगे। मैनेजरियल डेवलपमेंट, अब देखो एक व्यक्ति को हम डिफरेंट डिवीजन में घुमा देते हैं, ठीक है ना, एक मैनेजर को हम डिफरेंट डिवीजन में घुमा देते हैं, उसको सारे डिवीजन का पता चल जाता है। तो कल के डेट में अगर सीईओ रिटायर हुआ तो एक नया सीईओ तैयार है, रेडी है, वो समझ गया। डिविजनल रिजल्ट्स कैन बी असेस्ड, अकाउंटेबिलिटी, क्विक डिसीजन मेकिंग यहाँ पर होता है, क्योंकि डिफरेंट डिविजन्स होते हैं, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर्स होते हैं। ईजी एक्सपेंशन ग्रोथ हो सकता है कि एवरी प्रोडक्ट अ सेपरेट डिवीजन इज ओपन, हर एक के लिए आपने अलग डिवीजन ओपन कर दिया, वो डिवीजन डेवलप कर रही है। अगर कोई कंपनी चाहती है कि नया प्रोडक्ट डाले तो डाल सकती है, एग्जिस्टिंग डिवीजन को बगैर डिस्टर्ब किए हुए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, उस डिवीजन के अंदर एक नया प्रोडक्ट लाइन शुरू कर देगी। ठीक है भाई, पेट्रोकेमिकल का बिजनेस है ही हमारे पास में, टेक्सटाइल का बिजनेस है ही हमारे पास, टेलीकम्युनिकेशन है ही भाई, हम रेलवे में भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, है ना, तो हम कर सकते हैं आराम से। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्या, कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन डिविजनल हेड्स, ये हो सकता है, कन्फ्लिक्ट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस्टली है, डुप्लिसिटी ऑफ फंक्शन, आप देखो एक ही फंक्शन, अकाउंट का फंक्शन सब में हो रहा है, फाइनेंस के फंक्शन सब में हो रहा है, प्रोडक्शन का फंक्शन सब में हो रहा है, परचेज का फंक्शन सब में हो रहा है, तो डुप्लिसिटी हो रही है। कह सकते हैं आप ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट इग्नोर्ड, कैसे, डिवीजन के हेड डिविजनल रिजल्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, ना कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। अच्छा एक बात बता, अगर डिवीजन साउंड हो गया तो ऑर्गेनाइजेशन भी साउंड हो गया यार, इसमें क्या प्रॉब्लम है, होने दो। कंपैरेटिव व्यू, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग अच्छे से। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखिए,
फॉर्मल एंड इनफॉर्मल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जहां पर इंटेंशनली डिजाइंड हो और टॉप मैनेजमेंट जो है ना वो इसको फ्रेम करती है ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए। इसमें क्लियरली जॉब्स, पोजीशंस, फंक्शंस, रिलेशनशिप सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का डिफाइंड होता है। इट कैन फॉलो टू स्ट्रक्चर, चाहे फंक्शनल हो सकता है या डिविजनल भी हो सकता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, फॉर्मेशन डेलिबरेटली डिजाइंड होता है टॉप मैनेजमेंट के द्वारा। पर्पस क्या होता है, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। प्रोफेशनलिज्म होती है, इसमें कोई पर्सनल व्यू नहीं होता, ठीक है ना। एम्फेसिस ऑन वर्क होता है, ठीक है ना। डिसीजन मेकिंग पावर, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हर एक इंडिविजुअल को अपने अपने अथॉरिटी दिए हुए हैं और उनके अपने अपने डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं। क्लियर रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप अमंग वेरियस जॉब पोस्ट इन द नेचर ऑफ देयर इंटर रिलेशनशिप, यानी हु इज टू रिपोर्ट होम, यहां पर ये बिल्कुल क्लियर होता है हु हैज टू रिपोर्ट होम। कम्युनिकेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का जो कम्युनिकेशन है वो स्केलर चेन कम्युनिकेशन होता है ऑर्गेनाइजेशन में। एडवांटेजेस क्या है, accomplishment of organizational objective, coordination, clarity of duties, unity of command, more emphasis on work, stable, ये सभी इसके एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो डिसएडवांटेज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, ध्यान से देखना है। एक्शन डिलेड हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि जब स्केलर चेन आप फॉलो करते हो तो ये बहुत बड़ा चेन हो जाता है। तो चेन ऑफ कमांड ये फॉर्मल स्ट्रक्चर में चीज़ों को डिले कर देता है। इग्नोर सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉइज, यहाँ पर देखो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में सबके साथ एक दूसरे के साथ ना फॉर्मल रिलेशनशिप होता है। हंस बोल भी नहीं सकते, रोबोट की तरह आदमी काम कर रहा होता है, पता नहीं ऑफिशियल लाइन से बाहर कोई जाएगा नहीं। तो वहाँ पर क्या होगा, सोशल नीड्स एम्प्लॉइज की इग्नोर ही तो होंगी। तीसरा हो गया इनफ्लेक्सिबल, ठीक है ना, किसी भी प्रकार का डेविएशन यहाँ नहीं होता। जैसे प्लान एंड पॉलिसी लेड डाउन है वैसे ही होगा। आप सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस में आप जाएं, अब वहाँ पर आप देखेंगे आपने अगर एक नियम बना हुआ है कि ऐसे 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 ऐसी चीज़ें होंगी, ये स्टेप फॉलो होंगे, आपको वही स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप नहीं करोगे तो आप जो है भैया क्यू में एकदम खिड़की पे पहुँच गए हो, विंडो पे पहुँच गए हो, अब तुम अपना फाइल दोगे, लेकिन वहाँ से आता है भाई ये लेके आया, ये लेके आया, ये लेके, छोटी सी भी चीज़ अगर मिसिंग है ना, आपको कहेगा भाई जाओ लेके आओ तभी तुम्हारा काम होगा। सो इनफ्लेक्सिबल दे आर। व्हाट इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अब देखिए इनफॉर्मल में क्या होता है, इनफॉर्मल में क्या होता है, कुछ नहीं, हाँ भाई क्या हाल चाल, दोस्त दोस्त, सब फ्री है यार, कोई ऑफिशियल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। अच्छा क्या है, तो एम्प्लॉइज फॉर्मल स्ट्रक्चर ही है, लेकिन क्या होती है इतनी छूट है कि भाई हम लोग जो है ना आपस में बतिया सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, गुफ्तगू कर सकते हैं, चाय कॉफ़ी कर सकते हैं, बाहर टहल सकते हैं, फ़ोन वोन पे बतिया सकते हैं, ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। तो दैट इज़ व्हाट कॉल, आप जो है एक दूसरे के साथ आप बातचीत कर सकते हैं, सोशल और फ्रेंडली ग्रुप्स आप बना सकते हो। इससे इमोशनल बैलेंस लोगों को मिलता है। अब जैसे तुम्हारे बच्चे के बर्थडे की पार्टी में तुम्हारा एक दूसरा कुलीग आ गया, तुम्हारी शादी पे तुम्हारा कुलीग आ गया जो तुम्हारा दोस्त भी बन गया, ठीक है, तुम लोग कहीं पे ड्राइविंग के लिए चले गए, कहीं पर तुम घूमने फिरने साथ में चले गए, है ना, पार्टीज अटेंड करी साथ में, होली मनाया साथ में, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो इसको हम कहते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इसी में डेवलप होता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही इनफॉर्मलिटी भी डेवलप हो जाती है। कैसे होता है, इट गेट्स क्रिएटेड ऑटोमेटिकली। अच्छा तूने दोस्त बनाए, पूछ के बनाए क्या कि अपने आप उसके साथ वाइब तेरे मिल गए यार, तो तुम्हारा दोस्त हो गया वो, तुम्हारा फ्रेंड हो गया वो। बस ऐसे ही होता है ऑर्गेनाइजेशन में भी। चार आदमी जब इकट्ठे काम करते हैं तो किसी न किसी की बात जो है या किसी न किसी का अप्रोच जो है आपको पसंद आ जाता है, वाइब कहते हैं इसको, वाइब मिल जाना। तो वाइब मिल जाता है आपका, आप आराम से उसके साथ दोस्ती का संबंध जो है वो बन जाता है। you get friends thereafter, when you find that this person is having similar taste of yours or of mine, you just get befriended with him, ठीक है, this happens। so इस पर्पस क्या होता है, simply to get psychological and personal satisfaction। कम्युनिकेशन में it does not follow any fed path of flow, यानी वही पिटी पिटाई पाथ नहीं फॉलो करता, ऑल डायरेक्शंस में जाता है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन
कैन नॉट बी नोन अंडर इनफॉर्मल स्ट्रक्चर एज एनी पर्सन कैन कम्युनिकेट विद एनीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब यहां पर कहां से कम्युनिकेशन आ रहा है, बॉस से आ रहा है क्या, पता नहीं चलता, ठीक है, क्योंकि हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा होता है। इसका बेसिस क्या होता है, सिंपली कॉमन प्रॉब्लम, टेस्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, इससे हो सकता है। स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर यहां पर जो है ग्रुप नॉर्म्स होते हैं, है ना, और वो खुद ये लोग सेट करते हैं जो ग्रुप के लोग होते हैं। स्टेबिलिटी, चूंकि इसका डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता है इसलिए स्टेबल नहीं होता है। आज तुमको तुम्हारे दोस्त के साथ अच्छी छन रही है, कल को कोई ऐसी बात हुई, टोका चाली बंद, बातचीत बंद, है ना, यू आर नो लॉन्गर फ्रेंड्स, यू आर एट वॉर, ऐसा हो सकता है। लेकिन इसके कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं यार। पहला, कम्युनिकेशन फास्ट होता है, एक के बोलो दूसरा तीसरा चौथा पांचवा फटाफट बात जंगल के आग की तरफ फैल जाती है मित्रों। सोशल नीड्स फुलफिल हो जाता है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलती है। करेक्ट फीडबैक इनफॉर्मल स्ट्रक्चर के थ्रू, टॉप लेवल मैनेजर्स बड़े चालाक होते हैं, इनको रियल फीडबैक एम्प्लॉइज का मिल जाता है बहुत सारे पॉलिसीज पे, प्लान्स पे। सपोर्ट टू फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए इसकी बड़ी जरूरत होती है। कहते हैं ना बिल्कुल एक नंबर की चीज यार, थोड़ा सा मिक्स करना जरूरी हो जाता है, थोड़ा सा मिक्स करके चला लेते हैं यार। अब ये देखो रेड वाला डिसएडवांटेज है, ये डिसएडवांटेज। अब डिसएडवांटेज में क्या है मित्रों, वो देखो, भली भांति देखने की आवश्यकता है। स्प्रेड रूमर्स, है ना, जंगल की आग की तरफ फैल जाती है। रेसिस्टेंस टू चेंज, डू यू वांट टू चेंज, it becomes difficult to implement in an organization because everybody is so informal with each other that what happens, on your call everybody will assemble, will come and row against the management, having flags in their hands. They will say no to change, no to change. So it has become very difficult for the management to implement any change. More emphasis to individual interest. They are, in that case, they are not thinking about organizational interest, they are thinking about only their own interest. अनस्टेबल होता है। एनीवेज, अगर मैं कंक्लूजन करूं, अगर मैं अंतिम बात पे पहुंचूं तो मैं क्या कहूंगा, मैं सिंपली बात कहूंगा कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी ऑल टुगेदर एलिमिनेटेड, नहीं निकाल सकते, फॉर्मल के साथ भी इनफॉर्मल भी रहेगा, ठीक है। अच्छा, देख रहे हो आप, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन और डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में हमने यहाँ पर एक डेफिनेशन का सिस्टम दे दिया। आप लोग इसको अच्छे से चेक करोगे, इसको पढ़ लोगे, ऊपर तो हमने डिस्कस कर। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब, तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब आप देखेंगे इसमें क्या होता है, जो भी टास्क है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो हम क्या करते हैं, अपने सबऑर्डिनेट को दे देते हैं ताकि मेरा लोड क्या हो जाए, कम हो जाए। जब ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और हमको किसी चीज पे फोकस करना होता है, किसी और हायर कॉज के लिए मुझे फोकस करना होता है, तो हम क्या करेंगे, जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो दूसरी अथॉरिटीज है, वो मैं अपने सबऑर्डिनेट को कर दूंगा। तो दैट इज व्हाट अ मैनेजर, देखा आपने ये लिखा हुआ है, शेयरिंग टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी बिटवीन सुपीरियर एंड अ सबऑर्डिनेट। सो मैनेजर चाहे कितना भी कैपेबल हो, मैंने लिखा है यहाँ पर, वो सारे काम नहीं कर सकता, इसलिए इसको क्या करना होता है, इसके बर्डन को घटाने के लिए काम किया जाता है। अब एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन होगा, यानी मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करूंगा, अपने सबऑर्डिनेट को दे दूंगा। उसके बाद भाई मैंने अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो उसके हाथ में कुछ अथॉरिटी भी तो दूंगा, है ना, मजबूती तो करूंगा। और उसके बाद क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी, इसके लिए अकाउंटेबल कौन होगा, जिम्मेवार कौन होगा, आंसरेबल कौन होगा, तो आगे देखिए। ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी मतलब राइट्स, इट इज द राइट ऑफ इंडिविजुअल टू कमांड हिज सबऑर्डिनेट्स एंड टू टेक एक्शन विद इन द स्कोप ऑफ हिज पोजीशन, इसको बोलते हैं अथॉरिटी। समझ आए, किस बात को ध्यान में रखना है, ये अथॉरिटी हो गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपर्ली परफॉर्म असाइन्ड ड्यूटी। दोनों मतलब समझ रहे हो ना। अथॉरिटी का मतलब क्या हो गया कि मैं अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर दे सकता हूं। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या हो गया, जो भी मेरे को ऑर्डर मिला है, जो भी ऑब्लिगेशन है मेरा, उस ऑब्लिगेशन को जो सबऑर्डिनेट है जिसको ऑब्लिगेशन मिला है, वो अपना प्रॉपर्ली इस असाइन्ड ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करेगा, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप
देयर अराइजेस सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, क्योंकि सबऑर्डिनेट इज बाउंड टू परफॉर्म द ड्यूटी असाइंड टू हिम बाय हिज सुपरवाइजर। तो ये असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड, दैट इज अ सबऑर्डिनेट विल ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल टू हिज सुपीरियर। ध्यान में रखना है अथॉरिटी, देखो यार अथॉरिटी ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन पूछता है अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड और रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज, क्या बोल रहा हूं मैं, अपवर्ड। याद रखना है ये पॉइंट ही पूछेगा तुझे। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद का मतलब हो गया कि व्हेन एन एम्प्लॉय इज गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ए जॉब, उसको आप रिक्वायर्ड अथॉरिटी भी दो ताकि वो काम कर सके नेसेसरी। सो इफेक्टिव, ये ध्यान रखना है, डेलीगेशन द अथॉरिटी ग्रांटेड मस्ट बी कमेंसुरेट विद द असाइन्ड रिस्पांसिबिलिटी। सिंपल, अगर आपने कोई रिस्पांसिबिलिटी दी है तो उसके हिसाब से उसको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी आपको, नहीं देंगे तो काम नहीं चलेगा। उसका अकाउंटेबिलिटी क्या है, देखो अकाउंटेबिलिटी का मतलब जवाबदारी, जो भी फाइनली हुआ उसकी जवाबदारी जिसकी हुई वो हो गया अकाउंटेबल। अगर सुपीरियर ने, यहां ध्यान रखना है, सबऑर्डिनेट को कोई काम दिया तो ये जो सबऑर्डिनेट है ये किसके लिए अकाउंटेबल होगा, सुपीरियर के लिए अकाउंटेबल होगा। याद रखना है सबऑर्डिनेट किसके लिए अकाउंटेबल होगा, सुपीरियर के लिए अकाउंटेबल होगा, सुपीरियर के लिए आंसरेबल होगा सक्सेस या फेलियर। एक बार ये अथॉरिटी डेलीगेट हो गई ना, रिस्पांसिबिलिटी एक्सेप्ट कर ली ना आपने, आप डिनाई नहीं कर सकते अकाउंटेबिलिटी से। भाई साहब आप अकाउंटेबल हो, अकाउंटेबल मतलब जवाबदारी। मैंने अगर तुमको रिस्पांसिबिलिटी दी तो अब तुम अकाउंटेबल हो इस काम के सक्सेस और फेलियर के लिए मेरे लिए। समझ गया, तीन बातें होगी। अथॉरिटी, मैंने तुमको अथॉरिटी दी, मैंने पहले तुमको रिस्पांसिबिलिटी दी, रिक्वायर्ड अथॉरिटी दे दी, अब अकाउंटेबल भी तुम ही रहोगे, यानी सबऑर्डिनेट अकाउंटेबल रहेगा। फिर अकाउंटेबिलिटी फ्लो कहां से करेगी, नीचे से ऊपर करेगी। अकाउंटेबिलिटी भी क्या करेगा, नीचे से ऊपर फ्लो करेगा। देखो इट फ्लोज अपवर्ड्स, ठीक है ना। तो अकाउंटेबिलिटी भी अपवर्ड फ्लो करती है। चलो आगे बढ़ते हैं। Principles of absoluteness of accountability. Principle of absoluteness of accountability. Authority can be delegated. ध्यान रखना है. But responsibility, accountability cannot be delegated by a manager. Okay. So the authority granted to the subordinate can be taken back. और तो देखो ध्यान में देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं हो सकती। याद रखना है, क्या डेलीगेट हो सकता है, सिर्फ अथॉरिटी डेलीगेट हो सकती है। क्या डेलीगेट हो सकता है, सिर्फ अथॉरिटी डेलीगेट हो सकती है, सिर्फ अथॉरिटी डेलीगेट हो सकती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं हो सकती। या क्या याद रखेगा अथॉरिटी डेलीगेट हो सकती है, अथॉरिटी डेलीगेटेड कर सकते हैं हम, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या अकाउंटेबिलिटी है वो हम डेलीगेट नहीं कर सकते। चलिए, यानी मान लीजिए अगर manager cannot escape from the responsibility for any default or mistake on the part of his subordinates, ये बात में ध्यान रखना, मैनेजर भी escape नहीं कर सकता। एनीवे चलिए आगे बढ़ते हैं। सबऑर्डिनेट के वर्क परफॉर्मेंस के लिए मैनेजर आंसरेबल होगा फाइनली। सो अकाउंटेबिलिटी इज ऑलवेज ऑफ द पर्सन हु डेलीगेट्स अथॉरिटी। क्या करना है, जिसने अथॉरिटी डेलीगेट करी, अकाउंटेबिलिटी उसी पर्सन के ऊपर होगी। तो बातें भाई अपना है। तो आप क्या देखेंगे, यहां पर डिफरेंसेस आपने देख लिए, अथॉरिटी में, रिस्पॉन्सिबिलिटी में, अकाउंटेबिलिटी में। ध्यान रखना है, ठीक है। फ्लोज डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट,
फ्लोज अपवर्ड फ्रॉम सबऑर्डिनेट सुपीरियर, फ्लोज अपवर्ड फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर, ये भी देख लिया। अथॉरिटी इज अ पावर, रिस्पांसिबिलिटी इज एन ऑब्लिगेशन, अकाउंटेबिलिटी एंड आंसरेबिलिटी, तीनों के बारे में इतनी बात जाननी जरूरी है। अब बात करेंगे बच्चों डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब अगर मान लो ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, अथॉरिटीज को बांटना पड़ेगा। एक ही जगह केंद्र में से सत्ता का शासन संचार बढ़िया से नहीं चलेगा, तो क्या करना पड़ेगा, सत्ता को आपको विकेंद्रीकरण करना पड़ेगा, सत्ता को एक जगह से दूसरी जगह भेजना पड़ेगा, इसको डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। So those organizations in which decision making authority lies with the top management and are termed as centralized organization, whereas those in which such authority is shared with lower levels are decentralized organization. So इसका मतलब हो गया डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या, यहाँ देखिए, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू ऑल द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी हर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपने क्या किया, अथॉरिटी को डेलीगेट कर दिया हुआ है। Where decisions taken by lower levels are numerous as well as important and organization can be regarded as greatly decentralized. कब greatly decentralized होगा, ध्यान देना है, जब बहुत सारे important जो डिसीजंस है वो लोअर लेवल के लोग ले रहे हैं, तो कहेंगे यार ये ऑर्गेनाइजेशन ग्रेटली डिसेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को अगर आप देखें तो आप समझ सकते हैं कि जब डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी सेंट्रलाइज होगी, एक ही बॉडी के पास होगी, है ना, तो मतलब जितने भी कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन का मतलब होगा सारी कंसेप्ट जितने भी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है ना वो एक ही बंदे के पास में है। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, आप लोअर लेवल ऑफ हायरार्की में भी जाता है। तो आपको क्या क्या याद रखना है, ध्यान से समझिए कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली सेंट्रलाइज नहीं हो सकती या डिसेंट्रलाइज नहीं हो सकती। हाँ, जैसे जैसे ये बड़ा होता जाता है ना, साइज बड़ा हो गया, कॉम्प्लेक्स होता गया, तो डिसेंट्रलाइजेशन की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, बहुत है। आपको एक सवाल है, डिसेंट्रलाइजेशन इज डिसेंट्रलाइजेशन एन एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन। ठीक, अब इस बात को समझना है क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। तो क्या रखना है ध्यान में कि देखिए, डेलीगेशन इज ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी बाय अ सुपीरियर टू द सबऑर्डिनेट। बात खत्म। डेलीगेशन में क्या होता है कि अथॉरिटी सुपीरियर से सबऑर्डिनेट को चली जाती है, लेकिन डेलीगेशन में अथॉरिटी इज मल्टीप्लाइड बाय, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। अभी डेलीगेशन में क्या हो गया, ये मिस्टर ए था जो कि था बॉस, ठीक है, मिस्टर ए वाज बॉस। मिस्टर ए ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी, तो मिस्टर बी को दे दी। मिस्टर बी क्या था, सबऑर्डिनेट था, तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को दे दिया। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड, ये जो सिचुएशन हुई ना मित्रों, ये हो गया डेलीगेशन, ये हो गया डेलीगेशन, ठीक है। लेकिन यही अगर मिस्टर ए जो कि ऊपर है वो बी को भी चला जाए, सी को भी चला जाए, डी को भी चला जाए, ई को भी चला जाए, और फर्दर बी से पी क्यू, पी को, क्यू को, आर को, इन लोगों को भी चला जाए, तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। समझ में आ रही बात। मिस्टर ए से अगर ये बी सी डी ई, बी से पी क्यू आर, सी से फिर कहीं और, पी से फिर कहीं और आगे चेन बनता चला गया, तो इस सिचुएशन को हम बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन, बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। चलिए, यहां हमने थोड़ा सा डिफरेंस भी दे दिया कि डिफरेंस देख लो बंधु, ठीक। फायदे क्या हैं इसके, डिसेंट्रलाइजेशन के फायदे क्या हैं, देखो बंधु, डिसेंट्रलाइजेशन के फायदे ये हैं, डिसेंट्रलाइजेशन के फायदे ये हैं कि इससे टॉप मैनेजमेंट को थोड़ी सुविधा मिल जाती है, थोड़ा रिलीफ मिल जाता है, रिलीफ मिल जाती है। अगर मान लीजिए डिसेंट्रलाइजेशन होता है तो टॉप मैनेजमेंट को थोड़ी सी रिलीफ मिल जाती है। डेवलप इनिशिएटिव अमॉन्ग
सबऑर्डिनेट्स, आप सबऑर्डिनेट्स को क्या करते हो, पावर दे देते हो, अथॉरिटी दे देते हो, तो डिसेंट्रलाइजेशन से सेल्फ रिलायंस, कॉन्फिडेंस, ये सब चीजें आती हैं सबऑर्डिनेट्स को। मैनेजरियल टैलेंट फ्यूचर के लिए आप डेवलप करते हो, क्विक डिसीजन मेकिंग होता है, ग्रोथ होता है, बेटर कंट्रोल होता है। डेलीगेशन के कुछ इंपॉर्टेंस को देखेंगे। डेलीगेशन इज दी की एलिमेंट इन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। पहला इफेक्टिव मैनेजमेंट, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ये तमाम चीजें आपकी डेलीगेशन में आ सकती हैं। फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट, हायरार्की, बेटर कोऑर्डिनेशन, ये तमाम चीजें अगर आप डेलीगेशन के थ्रू, इफेक्टिव डेलीगेशन के थ्रू हो सकता है, बेनिफिट्स हो सकते हैं। एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहेगा। क्यों मोटिवेटेड रहेगा? क्योंकि भाई इसको सुपीरियर बंदे का जो काम है वो उसको मिल गया है, इसलिए रहेगा। एम्प्लॉय डेवलप क्यों होगा? क्योंकि डेलीगेट होने से ज्यादा पावर उसके पास आ गए हैं, तो उसको उस पावर को एंजॉय करने का भी टाइम मिलेगा, उस पावर को वो इस्तेमाल करेगा। पावर एंजॉय करने के लिए नहीं होता, पावर एक्चुअली होता है एग्जीक्यूट करने के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को। तो हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है तो हायर डेवलपमेंट कोशेंट उसका बढ़ जाएगा। ग्रोथ, ठीक है ना ही जो एम्प्लॉय का ग्रोथ है वो भी होता है, ठीक है। एक्सपीरियंस पीपल जो है, अब मान लीजिए एम्प्लॉय का ग्रोथ भी होता है, और दूसरी बात जो मैनेजर के ऊपर की लेवल पे था वो क्या हो गया, अब इस छोटे मोटे कामों से उसको मुक्ति मिल गई, तो ऑर्गेनाइजेशन के बड़े ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर कंसंट्रेट करेगा। कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होता है। ऑर्गेनाइजेशन का इंपॉर्टेंस क्या है? बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्या क्या इंपॉर्टेंस ऑर्गेनाइजेशन के। तो बच्चा लोग देखो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी ऑर्गेनाइजिंग, जब ऑर्गेनाइजिंग आप करते हो ना उससे रिसोर्सेज का पूरा यूज होता है। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशंस, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ये तमाम चीजें होती हैं, ठीक है। ये तमाम चीजें आप कर सकते हो। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स इन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन बाय प्रोवाइडिंग अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब्स, ठीक। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स, यहां पर वर्किंग रिलेशनशिप क्लियर होगा। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, ये तमाम चीजें होंगी कहां पर, अगर आप adaptation to change, it helps in adaptation to change by allowing the organizational structure to be suitably modified। हाँ, ये बता दिया था मैंने। expansion and growth, so organizing helps in growth and diversification of enterprise by enabling business enterprises to add more job positions, departments, and even diversify their product lines। तो ये तमाम चीजें हो सकती हैं ऑर्गेनाइजेशन। ऑलराइट बच्चों, तो इसको देखना, ये बहुत ही जल्दी मैंने कोशिश की है कि आपको एक अच्छा रिवीजन दे दूं। तो सारी चीजें इसमें कवर कर दी हैं मैंने सारी चीजें कवर कर दी हैं इस ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन और डिफरेंट अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, यही सब चीजें पूछेगा आपसे, ठीक। तो बस इतना ही काफी है आज के लिए। चलो, थैंक यू वेरी मच।